जय हिंद। हम लोग आज देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस का शांति सम्मेलन होता है, मगर शांति सम्मेलन करने के बाद जो यह प्रावधान किए जाते हैं कि क्षतिपूर्ति जर्मनी से करना है, मित्र राष्ट्रों से करना है, और जो ऋण लिए गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, जो लड़ने के लिए धन लिया गया था, कर्ज लिया गया था, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्षतिपूर्ति और ऋण की समस्या। हम लोग का यह टॉपिक है, चैप्टर है, तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध बहुत ही विनाशकारी युद्ध था। क्या था? प्रथम विश्व युद्ध बहुत ही विनाशकारी युद्ध था। इसमें जितना नुकसान हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में जितना नुकसान हुआ था, उससे मानव इतिहास में उससे पहले इतना नुकसान कभी नहीं हुआ था। इसमें नगर, मकान, घर दुआर, फैक्ट्री, कारखाने इत्यादि सभी कितने नुकसान हुए थे, एकदम तबाह हो गए थे लोग। और इसमें जो उद्योग धंधे थे, कृषि थी, व्यापार थी, वो भी तहस नहस हो गई थी। यह युद्ध राजनीतिक तौर पे ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर से भी एक भूकंप के दृष्टि से देखा जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें तो क्षतिपूर्ति किस प्रकार किया गया। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो वर्साय की संधि है, वर्साय की संधि की धारा, जो वर्साय की संधि हुआ उसमें और जो वहां प्रावधान किया गया, तो वर्साय की संधि में जो धाराएं बनाई गई थी, धारा वह 237 के तहत जर्मनी को तो क्या ठहराया गया था? अपराधी ठहराया गया था, और जर्मनी से हर्जाने की रकम वसूलने की मांग की गई थी। और जर्मनी किस प्रकार से कितने हर्जाने देगा, कौन कौन से हर्जाने देगा, इसके बारे में व्याख्या की गई थी। तो जर्मनी 3 प्रकार के हर्जाने देने के लिए तैयार हुआ था। उसमें पहला हर्जाना यह था कि जो आम जनता की नुकसान हुआ है, आम जनता की जो क्षति हुई है, जैसे कि आम जनता है और उसकी मकान, खेत खलिहान इत्यादि जो नष्ट हुए थे, वाहन इत्यादि, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो जर्मनी करेगा। और दूसरा देखेंगे तो दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है भैया कि ना युद्ध में जो मारे गए लोग थे, युद्ध में जो लोग मारे गए थे अथवा उनकी हाथ वो टूट गया था, कट गया था, वो बेकार हो गए थे, उनके लिए जो भोजन भत्ते की व्यवस्था थी उनके परिवार के लिए, उनके, तो यह भी व्यवस्था कौन करेगा? तो यह भी जर्मनी करेगा। और तीसरा क्या कह रहा है कि तीसरा जो व्यापारिक और अन्य जहाज, जो व्यापारिक जहाज थे, मतलब कि जिसमें खाद्य पदार्थ अथवा कोई भी सामग्री इधर से उधर, इस देश से उस देश में ट्रांसफर होते थे, आते जाते थे, उन जहाजों के सिवाय और अन्य जो भी जहाज थे उनके नुकसान की भी भरपाई कौन करेगा? तो यह जर्मनी करेगा। कौन करेगा भैया? जर्मनी। और जर्मनी पर इन क्षतिपूर्ति को वसूलने के लिए एक आयोग बनाया गया, क्षतिपूर्ति आयोग उसका नाम था। क्या नाम था? तो क्षतिपूर्ति आयोग नाम था। और क्षतिपूर्ति आयोग ने क्या किया कि मई 1921 तक, कब? मई 1921 तक जर्मनी से कहा कि आप 5 अरब डॉलर किसको देंगे? तो मित्र राष्ट्रों को देंगे। कितने वर्ष तक? तो 5 अरब डॉलर मित्र राष्ट्रों को देंगे। लेकिन अप्रैल, कब? अप्रैल 1921 तक यदि यह नहीं दे पाता है तो वह ब्याज के साथ कितनी कर दी गई? तो वह ब्याज के साथ 32 अरब डॉलर कर दिया गया। कितना कर दिया गया? ब्याज के साथ 32 अरब डॉलर कर दिया गया। यह पहला किस्त जर्मनी दे दिया। क्या किया? पहला किस्त जर्मनी जब दे दिया तो जर्मनी के देने के बाद लंदन में, कहा भैया? लंदन में सपा सम्मेलन में, लंदन में एक संगठन किया गया, और वहां संगठन करके वहां जो मित्र राष्ट्र थे वह जर्मनी के दिए हुए पैसे को, यानी क्षतिपूर्ति को, आपस में बांट ली। कैसे बांटे भैया? तो देखते हैं इसमें फ्रांस, क्योंकि फ्रांस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, इसलिए फ्रांस को इसमें अधिक से अधिक धन देने का प्रयास किया गया। कितना धन देने का प्रयास किया गया भैया? तो इसमें सबसे ज्यादा धन जर्मनी को देने का प्रयास किया गया, और उसके बाद ब्रिटेन को,
उसके बाद ब्रिटेन को, उसके बाद से बेल्जियम इत्यादि देशों को, इटली वगैरह देशों को देने का प्रयास किया गया। तो इसमें फ्रांस को 52%, कितना 52% हर्जाने की रकम में से 52% फ्रांस को दिया गया और 22% ब्रिटेन को, इटली को 10%, इटली को कितना दिया गया भैया, तो इटली को 10% दिया गया, इटली को कितना दिया गया, इटली को 10% और बेल्जियम को 8% दिया गया। कितना, बेल्जियम को 8% दिया गया। इसी तरह से अन्य सभी देशों में वह धनराशि बांट दी गई। क्या की गई भैया, तो उसी तरह सभी में यह धनराशि बांट दी गई। अब हम लोग देखें जर्मनी की कठिनाइयां। जर्मनी की कठिनाइयां क्या थी, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही जो वहां के उद्योगपति थे, क्या थे, उद्योगपति थे, वह क्या करने लगे, अपने व्यापार को, अपने धन को, जो जर्मनी के बैंकों में धन था उनका, वहां से समेटने लगे और विदेशों में भागने लगे। और जब वह लोग विदेशों में भागने लगे तो जर्मनी का मुद्रा जो मार्क है, जर्मनी का मुद्रा क्या है, मार्क है, इसकी वैल्यू घटने लगी, इसका जो मूल्य था वह घटने लगा। और किस प्रकार घटता है आइए देखते हैं। तो यह 1920 में एक पाउंड यानी $1 की कीमत 20 मार्क्स था। $1 की कीमत, $1 पाउंड की कीमत 20 मार्क्स था। लेकिन 1921 में यह कितना हो गया, तो 1000 मार्क्स हो गया। कितना, 1000 मार्क हो गया। देखिए एक साल में बढ़कर कितना हो गया इसकी कीमत, तो 1000 मार्क $1 का हो गया। कितना, 1000 मार्क $1 का हो गया। और इसी प्रकार हम 22 में देखें, 22 में 1922 में देखें, 1922 में तो यह हो जाता है 25,000। कितना हो जाता है भैया, 25,000। 1 पाउंड यानी $1 की कीमत 25,000 मार्क्स हो जाता है। कितना, 25,000 मार्क्स हो जाता है। और इसलिए क्या किया कि जर्मनी पैसे नहीं दे पा रहा था, इसके यहाँ मूल्यों का उन्मूलन हो गया था, मूल्य की वैल्यू घट रही थी। इसलिए इसे क्या किया गया, मित्र राष्ट्रों की तरफ से 1925 तक कर की अदायगी देने पर यानी नगद देने पर इसे छूट दिया गया। क्या दिया गया, छूट दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रांस की जो यह फ्रांस का है, फ्रांस तथा ब्रिटेन में मतभेद है। क्या है, ब्रिटेन तथा फ्रांस में मतभेद है, यह हम लोग देख लेते हैं यह क्या है। तो फ्रांस चाहता था, क्या चाहता था, फ्रांस तो पहले से ही जर्मनी और फ्रांस में ही अधिक शत्रुता थी। तो इसलिए फ्रांस चाहता था कि जर्मनी से किसी भी प्रकार से जो क्षतिपूर्ति है वह असूल कर लेना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन क्या किया कि इसमें वह अपना रुख जो था वह नरम किया जर्मनी के प्रति, क्योंकि जो ब्रिटेन में जो कच्चे माल था उसका सबसे बड़ा व्यापारी कौन था, तो जर्मन था। और जब जर्मन आर्थिक रूप से कमजोर हो गया तो ब्रिटेन का माल खप नहीं रहा था, इसलिए ब्रिटेन में जो उद्योगपति थे वह भी लाचार होने लगे, कमजोर हो गए। इसलिए ब्रिटेन चाहता था कि जर्मनी को आर्थिक रूप से थोड़ा सा सुदृढ़ किया जाए ताकि हमारा व्यापार चलता रहे। इसलिए यह ब्रिटेन चाहता था कि कुछ दिनों का मोहलत दिया जाए, लेकिन फ्रांस हर प्रकार से उसे नष्ट करना चाहता तो पहले से ही था, लेकिन यह हर्जाना भी किसी तरह लेना ही चाहता था। तो यह हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि इस जो युद्ध हुआ था तो जो उत्तरी और पश्चिमी भाग है फ्रांस का, उत्तरी और पश्चिमी जो फ्रांस का भाग है उसमें 23 अरब वर्ग मील का जो जमीन था वह यानी क्षेत्र था वह एकदम विध्वंस हो गया, एकदम खराब हो गया था। इसलिए यह चाहता था कि हर तरह से हम असूल कर लें क्या, क्षतिपूर्ति किससे, तो जर्मनी से या पराजित राष्ट्रों से। क्या, पराजित राष्ट्रों से। अब हम लोग देखते हैं रूर पर अधिकार। रूर पर अधिकार कैसे हो गया, तो जर्मनी जब हर्जाने की रकम यानी क्षतिपूर्ति की रकम चुकाने में असमर्थ होने लगा
तो जो मित्र उस समय के महाशक्ति थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद के, उन लोगों ने क्या किया कि अपनी सेनाएं भेज करके, कौन कौन, तो फ्रांस, बेल्जियम और इटालियन सेनाएं जर्मनी के रूर पर अधिकार कर ली। क्या कर ली भैया? अधिकार कर ली। और वह रूर जो है वह ज्यादा लंबा चौड़ा क्षेत्र नहीं था, मगर फिर भी वह आर्थिक दृष्टि से बहुत मायने रखता था। क्या रखता था? आर्थिक दृष्टि से बहुत मायने रखता था, क्योंकि वहां 72% जहाजों की धुलाई हो जाती थी, 65% कोयले, लोहे इत्यादि खनिज वहां से निकाले जाते थे। यह 28 वर्ग मील चौड़ा था। यह क्या था? 28 वर्ग मील चौड़ा था और 60 वर्ग मील लंबा यह जगह था, मगर यह जर्मनी के लिए अधिक महत्व रखता था। इसलिए जर्मनी से यदि इसे छीन लिया जाता तो जर्मनी के लिए बहुत नुकसान हो जाता। इसलिए भी यह महत्व रखता था और इसीलिए मित्र राष्ट्रों ने इस पे क्या किया? अधिकार कर लिया। अब देखते हैं जर्मनी की आर्थिक संकट। जर्मनी की आर्थिक संकट क्या है? तो जर्मनी में जो मजदूर वर्ग थे और रूर पर जब अधिकार इन लोगों ने क्या कर लिया, किसने? तो मित्र राष्ट्रों ने। तो जो वहां के मजदूर थे वह क्या किया? जर्मनी क्या किया कि असहयोग आंदोलन चलाने लगा। जैसे अपने भारत में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चला रहे थे, उसी तरह से जर्मनी भी क्या किया कि असहयोग आंदोलन चला दिया कि हम सहयोग नहीं करेंगे, ताकि कारखानों में काम नहीं होंगी, वहां से माल नहीं निकलेंगे, तो आप लोग अधिकार करके करोगे क्या? इसलिए जर्मनी ने क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन चला दिया। और उस आंदोलन चलाने से वहां के लोग जो वहां कार्य करते थे उसमें उन लोग बेरोजगार हो गए, उन्हें पैसे नहीं मिल पा रहे थे। इसलिए जर्मनी क्या किया कि जर्मनी उन सभी को जो भी वेतन थे वह अपने ऊपर ले लिया कि मैं आप लोगों को वेतन दूंगा, आप लोगों को मैं पैसे दूंगा, ताकि आप लोगों का जो भी गुजारा हो सके, मगर आप लोग क्या करेंगे कि कंपनी में काम नहीं करेंगे। और इससे जब यह असहयोग आंदोलन करने लगा तो फ्रांस जो है, कौन? फ्रांस, वह अपने सैनिकों से क्या करने लगा? वह उन कारखानों में काम कराने लगा। लेकिन उन मशीनों के बारे में, जो कारखाने में मशीनें लगी रहती हैं, उनके बारे में इस फ्रांस के सैनिकों को ज्यादा जानकारी नहीं होने के कारण वह अधिक काम नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इसने भी क्या किया? शक्ति का रुख छोड़ दिया। किसने? तो फ्रांस ने। और जर्मनी पे हम लोग देखते हैं कि जर्मनी में इतनी ज्यादा आर्थिक संकट हो गई, क्योंकि यह जर्मनी क्या किया कि जब उन लोगों को दायित्व अपने ऊपर ले लिया तो इसने नोट छापा। क्या छापा? बहुत सारा नोट छापा और सबको नोट देने लगा। क्या किया? नोट देने लगा, यानी मार्क छापा। मार्क पैसा यह बनाने लगा, अपने यहाँ का मुद्रा छापने लगा और छाप कर सभी लोगों को देने लगा मजदूरी। इससे क्या हुआ कि जो वहां के पदार्थ थे, सामग्री थी, उनका मूल्य बढ़ने लगा और पैसे की, यानी वहां का जो करेंसी था उसका मूल्य घटने लगा। इससे भी क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया। कब आया भैया? एक समय ऐसा आया कि 40 खरब, अरब नहीं खरब है भैया, 40 खरब मार्क हो गया $1 की कीमत। सॉरी, 40 खरब मार्क $1 का कीमत हो गया। क्या? $1 का कीमत हो गया। बताइए, इतनी महंगाई हो गई। क्यों? क्योंकि वह नोट छापकर गरीबी दूर करना चाहता था। इसीलिए तो किसी भी देश में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि अपने देश में नोट, तो सरकार की बस की बात है, नोट वह छाप के गरीबी दूर कर सकता है, मगर उन लोगों को यह बात मालूम नहीं होता है कि नोट ज्यादा से ज्यादा छापने से गरीबी दूर नहीं होगी, बल्कि गरीबी और ज्यादा आएगी, महंगाई और ज्यादा आएगी। तो इसलिए वहां ऐसी व्यवस्था हुई जिससे कि बहुत ज्यादा गरीबी वहां पर आई। और वहां के लोग दिन भर जो काम करते थे जर्मनी के, उन्हें एक समय ऐसा आया कि उन्हें भरपेट की बात छोड़िए, भरपेट भोजन की बात छोड़िए, दो रोटी खरीदना भी मुश्किल हो गया एक दिन के काम करने में। अब हम लोग देख लेते हैं डावियस योजना। क्या भैया? तो डावियस योजना, जब जर्मनी असमर्थ हो गया ऋण देने के लिए, तो उसने क्या किया? यह जवाब दे दिया कि मैं ऋण नहीं दे पाऊंगा। इसलिए जो
मित्र राष्ट्र थे उन्होंने अमेरिका के, जो अमेरिका है वहां के एक वित्त आयोग के एक महत्वपूर्ण विद्वान को लिया और उनके अध्यक्षता में मित्र राष्ट्रों ने एक संगठन बनाया, आयोग बनाया, जिसे हम लोग डावेस योजना कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डावेस योजना कहते हैं। डावेस योजना चार्ल्स डावेस के नाम पर बना गया, क्योंकि चार्ल्स डावेस ही इसके मुख्य अध्यक्ष थे। और उन्होंने क्या किया कि डावेस योजना बनाई और वह जर्मनी की निगरानी करने लगे, जर्मनी की समस्याओं को बखूबी देखने लगे कि क्या जर्मनी सच में ऐसा हो गया है कि वह ऋण नहीं दे पा रहा है या झूठ बोल रहा है। इस तरह डावेस योजना बनाया गया और डावेस योजना के तहत जर्मनी को बहुत सारा छूट मिला, जो इसे एक वर्ष में 25 करोड़ डॉलर देना था, उसे घटा करके 4 वर्षों में केवल 65 करोड़ डॉलर कर दिया गया। कितना? 65.5 करोड़ डॉलर कर दिया गया, क्योंकि 4 वर्ष में देखा जाए तो वह 1 लाख करोड़ हो जाता, मगर 65 करोड़ कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या क्या प्रावधान किए गए। तो इसमें देखेंगे जर्मनी को 20 करोड़ का विदेशी ऋण दिया गया, विदेशी कर्ज दिया गया, विदेशी मुद्रा का कर्ज दिया गया, ताकि जर्मनी का जो आर्थिक स्थिति है वह सुधर सके, क्योंकि जर्मनी बहुत ही लाचार हो चुका था उस समय, इसलिए उसे ऋण दिया गया था उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। और फिर से इन सभी योजनाओं में, किसमें? तो डावेस योजनाओं में जो भी बुराइयां रह चुकी थी, जो गलतियां उसमें हुई थी, उसे सुधारने के लिए फिर से मित्र राष्ट्रों के 14 अध्यक्ष, यानी फिर से अमेरिका के वित्त आयोग के एक महाअनुभवी व्यक्ति को लेकर के यंग योजना बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? यंग योजना बनाया जाता है। यंग योजना यूवन यंग के नाम पर रहता है। कौन? यूवन यंग यानी वह अमेरिका के एक वित्त विशेषज्ञ थे, उनकी अध्यक्षता में इस यंग योजना को बनाया गया। और यंग योजना क्या किया? तो वह जो डावेस योजना में जो भी गलतियां हुई थी उसे सुधारने का यह मुख्य रूप से काम कर रहा था। तो इसे हम लोग देखते हैं कि यह अपना अंतिम निर्णय, अंतिम प्रस्ताव 7 जून 1929 को यह क्या किया? तो मित्र राष्ट्रों के सम्मुख रखा। और इसमें क्या किया गया कि जो जर्मनी का जो रकम देना था, हर्जाना का रकम देना था, उसे 9 अरब डॉलर कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 9 अरब डॉलर, जो कि इससे पहले 33 अरब डॉलर था। इससे पहले 33 अरब डॉलर था, मगर यंग योजना के तहत इसे 9 अरब डॉलर कर दिया गया। और 1938 तक इसे, पहले तो डावेस योजना में किस्तें लागू नहीं की गई थी, रकम तो थोड़ी कम की गई थी, मगर यह नहीं बताया गया था कि किस सम तक, कितने दिनों तक वह किस्तें देता रहेगा। मगर इसमें यह निर्धारित किया गया कि 1938 तक जर्मनी किस्तें देगा। अगर वह कितने, तो वह 58 किस्तों में वह रकम दे देगा और उसके बाद से जर्मनी को छुटकारा दे दिया जाएगा। और उसने किया भी यही कि, और इसने किया भी वही नहीं, इसने तो मुकर भी गया और हर्जाना भी नहीं दिया। क्या किया भैया? तो मुकर गया, हर्जाना भी नहीं दिया। अब देखते हैं हम जर्मनी द्वारा क्षतिपूर्ति से इनकार। जर्मनी क्षतिपूर्ति का इनकार क्यों किया? तो जर्मनी 1928 तक तो किस्तें देता रहा, थोड़ा बहुत करके, जो भी उसके पास धनराशि होते थे, सामग्री होती थी, कोयला, खाद्य पदार्थ, उनके थ्रू वह क्या करता रहा? 1928 तक किस्तें देते रहा। मगर उसके बाद क्या किया?
कि वह इनकार कर दिया। कौन? जर्मनी इनकार कर दिया कि अब मैं किस्तें नहीं दे पाऊंगा। और 1900 बाद, और यह कब किया? तो 1932 में, 1932 में यह इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद इसको इस पे एक मंत्री सॉरी 1928 तक यह किस्तें तो दिया, मगर उसके बाद जो यहाँ की सरकार थी वह गिर गई। फिर नवयुवक सरकार फिर से बनी और उसने पुनः क्या किया कि यह रकम देने से इनकार कर दिया। और यह रकम देने का जब इनकार किया तो फिर से एक मंत्रिमंडल बुलाया गया जो यह जांच कर रही थी कि क्या वास्तव में यह देने के लिए देने लायक नहीं बचा है या झूठ बोल रहा है। तो फिर उसने भी यह प्रूफ कर दिया कि हाँ, जर्मनी सच में इतना लाचार हो गया है कि वह किस्तें नहीं दे पा रहा है। इसलिए क्या किया गया? जर्मनी को छूट दे दिया गया। और हिटलर ने भी क्या किया था? तो हिटलर ने तो आकर के कह दिया कि जर्मनी को जितना देना था उतना दे चुका, इसके बाद जर्मनी ना अब देगा और ना इससे पूर्व देने वाला है। अब देख लेते हैं क्षतिपूर्ति के परिणाम। क्षतिपूर्ति के परिणाम क्या होते हैं? तो क्षतिपूर्ति की समस्या 14 वर्ष तक लगातार चलती रही। कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक क्षतिपूर्ति की समस्या लगातार चलती रही। लेकिन क्या होता है कि इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन फ्रांस में क्या हो जाता है भैया? तो मनमुटाव पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है? मनमुटाव पैदा हो जाता है। अगर जर्मनी और फ्रांस में घृणा द्वेष की भावना झलकने लगती है। इसके तहत ही जर्मनी की अर्थव्यवस्था थोड़ा सुदृढ़ हुई, क्योंकि विदेशी ऋण उसे 20 करोड़ मिला था। कितना? 20 करोड़ विदेशी ऋण उसे मिला था। इसलिए उसकी थोड़ी बहुत क्या हो चुकी थी? तो आर्थिक स्थिति सुधर चुकी थी। किसकी? तो जर्मनी की। अब हम लोग देखते हैं कि 1929 में इसके परिणाम स्वरूप ही आर्थिक संकट आता है। आर्थिक संकट हम लोगों का चैप्टर है जो आगे हम लोगों को मिलेगा, वह हम लोग भी देखेंगे। तो 1929 से ही यह आर्थिक संकट बढ़ने लगता है इसी के परिणाम स्वरूप। अब हम लोग देख लेते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप हिटलर का भी अभ्युदय होता है। और हिटलर आता है तो आप लोग को मालूम ही है कि वह द्वितीय विश्व युद्ध करा देता है। क्या करा देता है भैया? तो द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर करा देता है। अब हम लोग देखते हैं कि युद्ध और ऋण की समस्या, यानी जब युद्ध लड़ा जा रहा था तो इस युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने कर्ज लिया था। किससे कर्ज लिया था? तो उस समय 2 राष्ट्र ऐसे थे जो अन्य राष्ट्रों को कर्ज दिए थे। कौन कौन? तो अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन। यह 2 राष्ट्र ऐसे थे जो युद्ध काल में जितने भी मित्र राष्ट्र के देश थे उन्हें ऋण दिए थे। क्या दिए थे? कर्ज दिए थे। तो यह हम लोग देख लेते हैं। इस समस्या में जो अमेरिका है, यह समस्या क्या था कि जब पूरे विश्व में तो सभी जो देश थे उस समय जो लड़ रहे थे सभी आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो चुके थे, मगर उन कमजोर देशों को सहारा देने के लिए बस यही 2 देश थे जो कि उन्हें ऋण दे करके उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना चाहते थे। और इन लोगों ने क्या किया कि इसमें जो ग्रेट ब्रिटेन है और अमेरिका है, इन्होंने बहुत लोगों को कर्ज दिया था। इसमें सबसे पहले हम लोग अमेरिका को देखते हैं। किसको? अमेरिका को। तो अमेरिका ब्रिटेन को 92 करोड़, कितना? 92 करोड़ पाउंड यानी डॉलर कर्ज दिया था। किसको? तो ब्रिटेन को। इसने फ्रांस को 80 करोड़ पाउंड यानी डॉलर दिया था। अगर इसे 32, कितने भैया? तो 32 करोड़ अन्य देशों से भी लेना था। किसे? तो जर्मनी को 32 करोड़ अन्य देशों से भी जो ऋण था जो इसने दिया था उसे लेना था। इसे
दो खरब दो सॉरी 2 अरब 32 करोड़ डॉलर पूरे अन्य देशों से ऋण जो दिया था या उसे लेना था। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद अमेरिका के बाद जो उस समय का ऋण देने वाला देश था वह था ब्रिटेन। कौन था भैया? तो ब्रिटेन ने रूस को कितना? रूस को 78 करोड़ कितना? 78 करोड़ पाउंड दिया था। और फ्रांस को, किसको भैया? तो फ्रांस को इसने 60 करोड़ पाउंड दिया था। कितना? 60 करोड़ पाउंड यानी कि 60 करोड़ डॉलर दिया था। और 10 करोड़ अन्य देशों को दिया था। क्या? 10 करोड़ अन्य देशों को इसने दिया था कर्ज। अब हम लोग देख लेते हैं कि फ्रांस ब्रिटेन व अमेरिका में मतभेद। यह मतभेद क्यों हुए भैया? तो यह जो तीनों देश हैं उनके विचारधारा जो ऋण है और क्षतिपूर्ति है उनमें अलग अलग थी। क्या थी? इन तीनों की विचारधारा ऋण और क्षतिपूर्ति के संबंध में अलग अलग थे। ये फ्रांस है, यह जो फ्रांस दिख रहा है यह चाहता था कि जर्मनी से हर्जाना तो लिया जाए। किससे? जर्मनी से हर्जाना लिया जाए, लेकिन यह फ्रांस जो है यह ऋण नहीं देना चाहता था। यह जो ऋण लिया था अमेरिका से और ब्रिटेन से यह नहीं देना चाहता था। और यह नहीं देने के लिए तर्क यह दे रहा था कि सबसे ज्यादा नुकसान हमें हुआ है जर्मनी के आक्रमण से, इसलिए पहले जर्मनी से हम कर्ज क्षतिपूर्ति लेंगे, उसके बाद ही हम ऋण देंगे, अन्यथा हम युद्ध लड़ने के लिए आप लोगों ने दिया था, हमें कोई कर्ज नहीं दिया था। हम युद्ध लड़े इसलिए आप लोगों ने हमें पैसा दिया था, इसलिए भी हम ऋण नहीं देंगे। मगर इसका विचार था कि हम कर्ज तो लें, क्षतिपूर्ति तो लें, मगर ऋण नहीं दें। मगर ब्रिटेन यह चाहता था कि न ऋण लिया जाएगा न ऋण दिया जाएगा किसी को, न क्षतिपूर्ति ली जाएगी। यानी जर्मनी से जो क्षतिपूर्ति लेना है, हर्जाना वसूलना है, न वह हम लोग लेंगे और न हम लोग किसी को ऋण देंगे। और अमेरिका यह चाहता था, अमेरिका की विचारधारा इन दोनों से अलग थी। अमेरिका यह चाहता था कि भैया जब युद्ध हुआ था तो युद्ध में तो मैंने आप लोगों को पैसे दिए ही थे, मगर युद्ध के बाद भी मैंने आप लोगों को पैसे दिए थे क्योंकि आर्थिक स्थिति आप लोगों की सुदृढ़ करनी थी। तो इसलिए यह कोई तर्क नहीं हुआ कि युद्ध हुआ इसलिए आप लोग हमें पैसे नहीं देंगे, आप लोगों को पैसा हमें देना पड़ेगा। युद्ध और ऋण की कोई ये आपस में संबंध नहीं है, इसलिए आप लोग यह भूल जाएं कि आप लोगों को ऋण नहीं देना पड़ेगा, आप लोगों को ऋण किसी भी कीमत पर देना पड़ेगा और ऋण में लेकर रहूंगा। तो इस तरह हम लोग का यह चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद।